तो स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। और ये दोस्तों शाखा 2 है, यानी बैच नंबर 2 है हमारे उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स की। और डेमो वीडियो प्रथम है, 2-3 डेमो वीडियो आपको और मिलेगी, यानी कि संपूर्ण हमारा जो जिला होगा देहरादून वो आपको डेमो में कराएंगे। और क्या कुछ हम पढ़ाएंगे, हमारा ऑनलाइन कोर्स क्या है, क्यों आपको पढ़ना ज़रूरी है, और आगामी एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से आए हैं, इन सभी के जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है, छोटी सी चीज़ भी आपको स्किप नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप उत्तराखंड में या सेंटर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट डेमो वीडियो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स बैच नंबर 2 की। तो जैसे आपको जानकारी थी कि हम उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स नंबर 2 लेके आए हैं, क्योंकि पहला जो हमारा बैच था जिसमें हमने 50 सीट रखी गई थी, 50 सीट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, वो हमारा फुल हो चुका था। सेकंड जो हमारा बैच होगा वो 20 जुलाई से शुरू होगा, उससे पहले डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी। 10 जुलाई से आपको अन्य जानकारी मिलती रहेगी और रजिस्ट्रेशंस भी आपके शुरू हो चुके हैं। कोर्स मात्र 500 रुपये में है, ठीक है, जिसमें हम आपको फुल कोर्स, उत्तराखंड का फुल कोर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज और साथ में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जानकारी आपको सभी के पास शेयर करनी है, क्योंकि दोस्तों जानकारी शेयर करने से आपके भले के साथ साथ उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण भला हो सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारा उद्देश्य है कि अब की पार ग्रुप सी पार 740 जो पोस्ट आई हुई है, ठीक है, किन किन में दोस्तों ये फ़ायदा करेगा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कनिक सहायक के जो 746 पद आए हैं, जिसका एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ तो नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ऐसा मुझे फुल विश्वास है। वीपीडीओ, यूके पुलिस, बंदी रक्षक, यूके एसआई, यानी कि लोअर पीसीएस, और साथ में आपका यूके त्रिपराष्ट्रीय की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है। रेट 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन इसके 10 जुलाई तक होंगे। आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि हम इसमें केवल 50 सीटें हमारे बैच नंबर 1 में थी, 50 सीटें हम बैच नंबर 2 में रखेंगे। 51वां कोई बच्चा ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं फीस पेमेंट को लेकर, क्लासेस देने को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं करा रहे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में, कि कोर्स में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम पढ़ाएंगे क्या कुछ उसमें जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि हम आज पढ़ाने जा रहे हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट। टॉपिक्स उनके क्या क्या होने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक्स जो भी हमने इसमें ऐड की हैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो जितनी परीक्षाएँ लास्ट टाइम हुई है उनमें जो टॉपिक्स लगातार आ रहे हैं उन टॉपिक्स को हमने उठाया है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं हम इसमें ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा जो भी जिला होगा उसका नामकरण, कैसे उसका नामकरण हुआ, ठीक है, उसके बाद उसका इतिहास कि कैसे उसका उत्पत्ति हुई, कौन कौन से उसमें वंश आए और क्या कुछ उसका इतिहास रहा प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उसकी आर्थिक स्थिति कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में कि भौगोलिक स्थिति कैसी है। भौगोलिक स्थिति में देखो आप, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि ये किस स्थिति में है, इसका आकार कैसा है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा होगा उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसका समाज कैसा है, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएँ तो हमने बता दिया आपको, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात, सभी पर्यटक स्थल, जितने भी वहाँ पर पर्यटक स्थल होंगे, जितने भी आकर्षण के क्षेत्र होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी जिले के सभी आकर्षण क्षेत्र। जैसे सपोज करो हम बात करेंगे देहरादून की, और देहरादून में अगर हम गुच्चू पानी या शास्त्र धारा के बारे में बात ना करें तो काफ़ी ज़्यादा अभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक स्थलों के बारे में, कि कौन कौन से वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, हिंदू के या मुस्लिम के जो भी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उनके बारे में हम बात करेंगे। जितने वहाँ पर मंदिर हैं, क्योंकि दोस्तों मंदिर, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते आ रहे हो तो आपको महसूस होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस सीधे बन जाते हैं। मंदिर हम बात करेंगे, सभी मेलों के बारे में बात करेंगे प्रत्येक जिले की। उसके बाद वहाँ की नदी तंत्र वहाँ का कैसा है, नदी तंत्र हम आपको दोस्तों कैसे पढ़ाएंगे मैं आपको बता दूँ। जैसे हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में आपको पता है कि इधर से आपकी टोन्स आती है,
इधर से आपकी आपकी ये यमुना आती है, यहाँ पर कालसी मिल जाती है, और यहाँ पर पावर नदी आती है, ये रूपिन सुपिन से मिलकर बनती है। तो मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे पूरा नदी तंत्र प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे झीलों की, क्योंकि झील भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। झरनों के बारे में बात करें, जैसे हम देहरादून की बात करें तो सहस्त्रधारा, यानी कि जो अन्य टाइगर फॉल वगैरह जितने भी अन्य झरने हम सभी के बारे में बात करेंगे। कुंड के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है जल परियोजनाएं, जल परियोजनाएं भी काफ़ी पूछी जाती है, तो वो भी हमने टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ पर्वत, यानी कि पर्वत जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पर्वत होंगे वो सब आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ के साथ बुग्याल भी पूछे जाते हैं, दर्रे भी पूछे जाते हैं, और ग्लेशियर भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें जिनसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम बने हैं या बनते आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ खनिज तत्व कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज तत्व बेटर पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। साथ के साथ सबसे बेहतरीन भूमि का विश्लेषण कि भूमि यहाँ की कैसी है, दलदली है, उपजाऊ है, दोयम है, किस प्रकार की है, ठीक है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। उसके साथ साथ कृषि व्यवस्था कि किस जिले में कौन सी कृषि किस स्तर पर होती है, ठीक है, ये भी हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बेहतरीन टॉपिक जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट टाइम भी यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, संगठन कि कौन कौन से संगठन है, कौन कौन से संस्थान हैं। जैसा सपोज करो मैं बात करूँ हमारा जितने भी संस्थान होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूँ वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये जो जितने भी संस्थान होते हैं ये लास्ट टाइम पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमने भी ये टॉपिक इसमें ऐड किया है। यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ज़िले में हम आपको इतने सारे टॉपिक्स कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परीक्षाओं में लास्ट टाइम क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं या जो बन रहे हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाए। यानी कि आपको पढ़ाया भला ही डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा, लेकिन आपको इतने टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। जो कोर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है शुभम माइंड चेंजन चैनल पे आपको प्रोवाइड होगा, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगा। सीट मात्र आपको बता दूं 50 होगी, 50 में से आपको मैं बता दूं 10 सीटें ऐसी हैं जो बच्चे पहले से वेटिंग में हैं, जो नंबर 1 बैच में आना चाहते थे लेकिन नंबर 1 बैच फुल हो गया था, तो लगभग 40 से 42 सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। फीस दोस्तों हम केवल मात्र 500 ले रहे हैं। फीस दोस्तों कम इसलिए रखी गई है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक स्थिति बच्चों की थोड़ी सी डाउन हो रखी है, और उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य मैं आपको बता दूं पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले, बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर हों, जो उनका माइंड डिस्टर्ब हो रखा है, उनका डिमोटिवेट में हो रखा है, वो मोटिवेट हो दोबारा से कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ाई की ओर अग्रसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम डेमो वीडियो देहरादून जिले की, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कॉपी पेन ले लीजिए और नोट बनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे नामकरण कि देहरादून का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो जो फर्स्ट फैक्ट हमें मिलता है वो मिलता है द्रोणाचार्य जी का, कि द्रोणाचार्य जी प्राचीन काल में यहाँ पर तप उन्होंने किया, और उस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, द्रोण नगर। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि 1676 में, यानी कि 1676 में गुरु राम राय जी, जो कि पंजाब से इस क्षेत्र में आए थे। वर्तमान में क्या कहा जाता है इस क्षेत्र को, दून घाटी। यानी कि जब गुरु राम राय जी देहरादून में आए थे उस समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, दून या घाटी, ठीक है। कुछ दून बोलते थे, कुछ बोलते थे घाटी, ठीक है। उनका यहाँ पर आगमन हो जाता है। आगमन होने के बाद अब आएंगे क्या दोस्तों, मैं यहाँ पर डाल देंगे डेरा, ठीक है। तो उनका डेरा डालने के कारण इसका नाम पड़ जाता है देहरादून, ठीक है। ये जो दोस्तों जो डेरा शब्द है मैं आपको बता दूं ये एक अपभ्रंश का शब्द है, और जो देहरा है, देहरा ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी डेरे से क्या बन जाता है, देहरा, और इसी देहरा से बन जाता है देहरादून, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार इससे हटके मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि गुरु राम राय जी ने यहाँ पर जब उनकी मृत्यु हुई थी उन्होंने अपने देह मतलब शरीर, अपना शरीर उन्होंने यहाँ पर त्याग दिया था, तो उस वजह से भी इसका नाम देहरादून पड़ा, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है 1676 गुरु राम राय जी वाला ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेरा डाला, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून,
ठीक है। जो देहरा है मैं आपको बता दूं ये बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश का, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन नाम में, यानी प्राचीन इसके क्या उपनाम वगैरह रहे, ठीक है। द्रोण नगरी आप सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य जी यहाँ पर आए, उन्होंने तप किया, उस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, द्रोण नगरी। दोस्तों नाम कैसे पढ़ते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। किसी क्षेत्र के नाम पे या तो नाम उपनाम पड़ेगा, या दोस्तों क्या होगा वहाँ पर कोई घटना घटेगी उसके ऊपर उसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। नालागढ़, दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि नालागढ़ किसका उपनाम है, तो किसका है, देहरादून का, क्योंकि उसमें नालागढ़ एक क्षेत्र भी पड़ता है, ठीक है। पृथ्वीपुर सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आ भी रखा है कि पृथ्वीपुर किसका उपनाम है, देहरादून का उपनाम है, ठीक है। शिवपुरी, दोस्तों ध्यान रखना शिवपुरी, कुछ दोस्तों शिवपुरी को लगा देंगे हरिद्वार में, ठीक है, लेकिन दोस्तों शिवपुरी हरिद्वार नहीं है, ठीक है। साथ साथ शिव भूमि यानी कि वह क्षेत्र जो प्राचीन काल में शिव जी का रहा था, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हरिद्वार भी था, लेकिन दोस्तों हरिद्वार शिव की भूमि नहीं थी, हरिद्वार शिव की राजधानी कह सकते हैं या ससुराल हम कह सकते हैं, ठीक है, हरिद्वार को, ठीक है। तो कुछ उपनाम हमने पढ़ लिए, द्रोण नगरी, नालागढ़, पृथ्वीपुर, शिवभूमि, शिवपुरी और शिवभूमि, ये कुछ इसके उपनाम हैं। हालांकि अन्य उपनाम भी है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सैनिक नगर, वन नगर, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, ये इसके उपनाम है, और ये क्या है दोस्तों, ये इसके प्राचीन नाम है, ठीक है। तो उपनाम और प्राचीन नाम में आपका अंतर पता होना चाहिए कि उपनाम क्या होते हैं। उपनाम होते हैं जो वर्तमान में चलते आ रहे हैं, और प्राचीन नाम जो पहले कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा क्यों, थोड़ा मैं आपको बता दूं। अगर सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि देहरादून का प्राचीन नाम था, ठीक है, उसमें ऑप्शन आ जाते हैं आपके वन नगर एक तो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका विकास नगर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका द्रोण नगरी, ठीक है, और एक आ जाता है आपका क्या, सैनिक नगर, ठीक है। तो पूछा गया है क्या, प्राचीन नाम, तो इसमें दोस्तों आप सोचेंगे कि इसे तो द्रोण भी कहा जाता था और क्या कहा जाता है, सैनिक नगर भी या वन नगर भी कहा जाता है, तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि पूछा गया कौन सा है, प्राचीन, तो प्राचीन कौन सा था दोस्तों, द्रोण नगर, ठीक है, जो प्राचीन काल में कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों बात करेंगे तहसील की, कौन कौन सी तहसील देहरादून में है उनके बारे में बात करेंगे। देहरादून, चकराता, ऋषिकेश, डोईवाला, त्यूणी, विकासनगर और कालसी, ठीक है, ये प्रमुख तहसील है। दोस्तों हम तहसील क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तहसील और विकासखंड से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। रायपुर इसके विकासखंड हैं केवल 6 हैं, और तहसील इसमें दोस्तों 7 है, आपको ध्यान रखनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमारे यहाँ कुल तहसील कितनी है, तो कुल तहसील कितनी है दोस्तों 110, और उप तहसील कितनी है 18, ठीक है। कोई आपको बोल लगा 120 है 20 है, कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ नोट रखनी है कि 110 तो यहाँ पर तहसील है कुल, और उप तहसील यहाँ पर 18 हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे विकास खंड की। रायपुर, डोईवाला, चकराता, कालसी, सहसपुर, विकास नगर, ठीक है, तो इसके 6 आपके विकास खंड हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके इतिहास के बारे में कि प्राचीन समय में इसका कैसा इतिहास रहा, कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे सहज, जो हमारे सहनपाल थे, उनका एक अभिलेख मिलता है बोधगया से। तो बोधगया का जो उनका अभिलेख मिलता है उसमें इसे सपाल लक्स कहा गया है। क्या दोस्तों, सपाल लक्स कहा गया है, किसे, हमारे दून घाटी को या देहरादून क्षेत्र को, ठीक है। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट 1654 में। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के देहरादून जनपद में प्रथम मुगल आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ, 1654 में आक्रमण हो जाएगा प्रथम मुगल, और खलीतुल्ला खां के साथ ये होता है, हमारे जो स्थानीय यहाँ के शासक थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1398 में। तैमूरलंग आप सभी को पता है कि भारत में आ जाता है, और लूटपाट पूरे भारतवर्ष में ही इन्होंने लूटपाट की, और देहरादून में अगर मैं बात करूं तो देहरादून में भी इन्होंने काफ़ी मात्रा में लूटपाट किया, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे 1783 की। दोस्तों 1783 में हो जाता है क्या है कि सिखों का आक्रमण हो जाता है, और बुधेल सिंह जी थे जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों का आक्रमण कब हुआ, 1783 में, किसने किया, बुधेल सिंह ने किया। नोट करते रहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास को लेकर, उत्तराखंड के इतिहास को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1786 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम को लेकर। क्यों, क्योंकि रोहिलखंड
का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आक्रमण हो जाता है रोहिलों का। और नजमुद्दीन दौला करके थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, देहरादून के क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट की। और देहरादून के बाद इन्होंने कुमाऊँ क्षेत्र में भी काफ़ी लूटपाट की। बाद में कुमाऊँ और जो गढ़वाल शासक थे हमारे चंद और पंवारों ने मिलकर इनका सामना किया और संधि की इन्होंने बाद में। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण गोरखा और आपका प्रद्युमन शाह का युद्ध। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्यों हुआ था, क्योंकि गोरखा चाहते थे कि प्रद्युमन शाह यानी कि जो हमारा गढ़वाल पे जो वंश है पंवार, इसे यहाँ से उखाड़कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली जाए। लेकिन प्रद्युमन शाह साहसी शासक था, उन्होंने दिल जान तक लड़ाई लड़ी। लेकिन जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए और कुछ अपने ही व्यक्ति इन्होंने इनका साथ नहीं दिया, उसके बाद जाकर 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1803 में, तो गोरखा और प्रद्युमन का पहला युद्ध होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों उमेद खां ने इनका सहयोग किया। अब दोस्तों ये उमेद खां कौन था, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उमेद खां प्रद्युमन शाह का जमाई था, यानी कि प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री की जो शादी कर रखी थी उमेद खां से कर रखी थी। अब दोस्तों ये उमेद खां यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक टॉपिक से और बन जाता है, कारण क्योंकि दून घाटी का वर्तमान शासक भी उमेद खां था। तो क्वेश्चंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा डीप पूछा तो ये पूछ सकता है कि प्रद्युमन शाह ने जब खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों से युद्ध लड़ा तब देहरादून में किस शासक का शासन था, तो कौन था दोस्तों, वो उमेद खां था, यानी कि आपका प्रद्युमन शाह का जमाई। आपको ध्यान रखना है, कुछ भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी। ठीक है, चलिए तो दून घाटी का शासक कौन था, उमेद खां था। और वर्तमान समय में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, दून घाटी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, उमेद खां ने इनकी हेल्प की तो काफ़ी ज़्यादा पावर होगी, यानी कि शक्तिशाली हो गया प्रद्युमन शाह, और गोरखों को इन्होंने यहाँ से परास्त कर दिया और यहाँ से भगा दिया। लेकिन 14 मई 1804 वो दिन जो कि प्रद्युमन शाह का अंतिम दिन हुआ इस लाइफ में। ठीक है, तो होता क्या है, उमेद खां ने इसमें दोस्तों सहयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि गोरखों ने उमेद खां को डरा दिया था कि अगर आप अपने ससुर का साथ दोगे तो हम आपकी सत्ता भी हड़प कर लेंगे। ठीक है, तो उमेद खां ने डर की वजह से अपने ससुर यानी प्रद्युमन शाह का सहयोग नहीं दिया और खुड़बुड़ा मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए हमारे प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो दोनों तीनों डेट आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई सी भी डेट दोस्तों मैं आपको बताऊं, डेट्स आपके याद नहीं रहती, लेकिन आप अगर सीरियल वाइज इन्हें याद करोगे तो आपके याद रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि 54 में क्या हुआ था, 1398 में क्या हुआ था, 1783 में क्या हुआ था, 86 में क्या हुआ था, 1803 में क्या हुआ था। तो ये दोस्तों कुछ इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण डेट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, जब आप सभी को पता है कि 1804 में यहाँ पर सत्ता किसकी स्थापित होगी, गोरखों की स्थापित होगी। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही प्रद्युमन शाह को मार दिया तो इनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, ये दोस्तों भाग के हरिद्वार वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और रणनीति बनानी स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे दोबारा से जो आपका पंवार वंश है इस पर दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित की जाए, गोरखों को कैसे यहाँ से भगाया जाए, इसकी रणनीति तैयार करने लगे हमारे देहरादून में आकर कौन, सुदर्शन शाह यानी कि प्रद्युमन शाह के पुत्र। ठीक है, तो डेट है दोस्तों 22 जून 1811। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा यहाँ से। 22 जून 1811 की बात है। प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, इन्होंने दोस्तों देहरादून का जो क्षेत्र था, यानी देहरादून का जो दोस्तों जो क्षेत्र था जिसपे दोस्तों कौन, उमेद खां का शासन था। ठीक है, उमेद खां को किसने मार दिया, सुदर्शन शाह ने उमेद खां को मारकर, यानी कि कह सकते हैं कि अपने जीजा को मारकर अपनी सत्ता वहाँ पर स्थापित कर दी। और इस क्षेत्र को यानी कि देहरादून के क्षेत्र को अंग्रेज कैप्टन कौन, हियारस्से। दोस्तों हियारस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हियारस्से को बेच दिया कितने, मात्र 3005 रुपये में, यानी कि पूरे देहरादून जिले को हम कह सकते हैं अब अंग्रेज कैप्टन हियारस्से को बेच दिया और 3005 रुपये की राशि में इसे बेच दिया किसने, सुदर्शन शाह ने। कब, 22 जून 1811 में। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हियारस्से के बारे में। ठीक है, हियारस्से और सुदर्शन शाह दोनों एक मित्र टाइप थे, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक मित्र टाइप थे। हियारस्से ने सुदर्शन शाह को ही सलाह दी थी, हियारस्से ने सुदर्शन शाह को सलाह दी कि आप जाइए वारेन हेस्टिंग के पास और वहाँ से अंग्रेजी सेना को लेकर आइए, क्योंकि अंग्रेज सेना ही है जो कि यहाँ से गोरखों को भगा सकती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था
जा सकता है कि जो हमारे सुदर्शन शाह थे, इन्हें अंग्रेज सेना यहाँ पर बुलाने की जो नीति थी वो किसने दी थी? तो किसने? हियार से ने दी थी, जो वर्तमान में यहाँ का कैप्टन था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 1817 की। ठीक है, अब आप सभी को बता दोस्तों 1816 में पूरे कुमाऊं पे और आपका कुछ गढ़वाल पे, सिर्फ टिहरी को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल पर अंग्रेजियों का राज हो गया। ठीक है, उसके बाद 1817 में क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र को मेरठ मंडल में शामिल कर दिया, यानी कि जो देहरादून का आपका क्षेत्र था इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया। पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कब आपका देहरादून को मेरठ मंडल में शामिल किया गया? तो कब? 1817 में। ठीक है, अब उसके साथ साथ 1867 की बात याद कर लीजिए, कारण क्योंकि देहरादून में नगर पालिका बनाई गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देहरादून को नगर पालिका कब बनाया गया? तो 1867 में बनाया गया, 1867 में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि मेरठ में कब शामिल किया गया, लेकिन दोस्तों मेरठ से सहारनपुर में कब लाया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1871 में मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया देहरादून जिले को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे 1995 में सभी जानते हैं देहरादून जिले की स्थापना होगी, यानी कि देहरादून को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देहरादून को किसका जिला बना दिया गया? उत्तर प्रदेश का जिला बना दिया गया। कब? 1975 को। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1998 से कि देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? तो 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ग्रामोद्योग की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ग्रुप सी में बना भी था। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको ऊपर डिस्कशन किया यहाँ से क्वेश्चंस एक दो ही क्वेश्चन होगा जो आया नहीं होगा, बाकी अगर पिछले जितने भी पेपर्स उठा के देखें यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो 1954 में विनोबा भावे जी ने ग्रामोद्योग की स्थापना की देहरादून जिले में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट 2006 यानी कि 30 जून 2006 एक दोस्तों आई थी हमारे पास 22 जून। ठीक है, याद कैसे करना है थोड़ा सा दोस्तों रिलेट करके याद किया करो। 22 जून 1811 हियारस्से को बेची थी ज़मीन, आपके याद हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 30 जून 2006। ठीक है, आरबीआई दोस्तों सभी जानते हैं आरबीआई जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसकी दोस्तों शाखा की स्थापना कर दी गई, यानी कि इसकी एक छोटी शाखा खोल दी गई हमारे देहरादून जिले में। और दोस्तों उत्तराखंड की एकमात्र शाखा कह सकते हैं, यानी कि एकमात्र संस्थान है आरबीआई का। कहाँ? हमारे देहरादून में। कब? 30 जून 2006। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इसके नामकरण और इसके इतिहास की। कल से हम बात करेंगे इसके आकर्षण क्षेत्र की। ठीक है, इसके आकर्षण क्षेत्र कौन कौन से, पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, वो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेमो वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट्स बना लीजिए। दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो हमारा पहला बैच है मैं उन बच्चों को हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंत समय में, जो आपको लास्ट समय में इतना पावरफुल बना देती है कि आप कुछ ही दिनों में संपूर्ण जितना आपने पढ़ा है आप उस सबको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना है और लाइक का बटन तो मुझे पता दोस्तों आपने प्रेस कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से क्या दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए। और दोस्तों एक अपनी बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपने माइंड से एक छोटी सी बात और निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम और डेथ यानी कि मृत्यु, ये जो है ना, ये जो ई है और ये डी है, इसका दोस्तों कभी पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है, डेथ होगी यानी मृत्यु होगी, इसका भी कुछ नहीं कह सकते, और एग्ज़ाम होगा इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। 746 वाला बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा आप सभी के लिए, जी जान एक लगा दीजिए, क्योंकि इतनी भर्ती ग्रुप सी के मैं स्तर पर बताऊं तो पहली बार हमारे उत्तराखंड में आई है। इसका मौका का फ़ायदा उठाइए और दब के मेहनत कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम अगर मैं आपको बताऊं तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन 3 माह में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना तैयारी में जुड़े रहिए
वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो जुड़ना तो हमारा जो नंबर है, नंबर मैं आपके सामने एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर पे किसी भी समय कॉल कर लीजिए या आप व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर आपको 24 घंटे ऑन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी एक नई नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा डेमो वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे देहरादून के पार्ट 2 की और देंगे आपको जानकारी अहम तथ्यों की। ठीक है, बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें और सिर्फ पढ़ते ही रहें।